नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को हिमालयी नदियों तथा उनकी अपवाह द्रोणियों के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियां तथा नदियों की द्रोणी और आप कह सकते हैं कि झीलों के बारे में पढ़ाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। तो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हमारी होती हैं, आज हम आ रहे हैं प्रायद्वीपीय स्टेप पर। तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट द्वारा मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट द्वारा मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है, जो कि पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यानी जो पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की तरफ है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकांश नदियाँ कौन कौन सी हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बच्चों कौन सी हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी, ये पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी ये जितनी नदियाँ हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अनेक छोटी धाराएं हैं। यानी जो पश्चिमी घाट आ जाता है, तो पश्चिमी घाट से पश्चिम में जो बहने वाली नदियाँ हैं, वह अनेक छोटी धाराओं में बहती हैं। तापी और नर्मदा दो ही बड़ी नदियाँ हैं। यानी पश्चिम की ओर बहने वाली तापी और नर्मदा दो ही बड़ी नदियाँ हैं, जो पश्चिम में बहते हुए ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यानी जो पश्चिम की ओर बहती हैं और बहते हुए ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। अब हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ बच्चों कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको एक एक नदी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं तापी द्रोणी, यानी तापी नदी द्रोणी। देखते हैं तापी नदी, यानी जिसको ताप्ती भी कहते हैं। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है। कहाँ स्थित है? तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वह बच्चों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है। यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यानी यह नर्मदा नदी के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, परंतु इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यानी तापी नदी की द्रोणी कहाँ कहाँ है? तो इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। फिर आगे आते हैं, ये तो हमारी हुई तापी द्रोणी। दूसरी है नर्मदा द्रोणी। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जो बिंदु हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आगामी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इनको ध्यान से पढ़ना। नर्मदा द्रोणी, तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप स्थित है। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप स्थित है। यह पश्चिम की तरफ एक भ्रंश घाटी में बहती है। यानी यह जो नदी है नर्मदा द्रोणी, यह पश्चिम की तरफ एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी अधिक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। यानी यह नदी जब समुद्र तक पहुंचती है तो पहुंचने के क्रम से एक एक स्थान पर बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज में बहती है। यानी जबलपुर के समीप जब संगमरमर की शैलों में यह प्रवेश करती है तो यह नदी गहरे गार्ज में बहती है और यहाँ पर तीव्र ढाल से गिरती है। यानी यहाँ पर बहुत तीव्र ढाल से बहती है और वहाँ धुआंधार प्रवाह कह सकते हैं, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। यानी जब यह तीव्र गति से ढाल पर गिरती है तो वहाँ एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये हमारी हुई नर्मदा द्रोणी। अब बच्चों आते हैं हम कावेरी द्रोणी किसे कहते हैं और यह कहाँ स्थित है। तो कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। कितनी है? कावेरी की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है एवं
अमरावती, हेमावती, भवानी और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। यानी कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी? अमरावती, हेमावती, भवानी और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में विस्तृत है। यानी जो कावेरी नदी की द्रोणियां हैं तो वह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में विस्तृत हैं। अब आगे देखिए, भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कावेरी नदी ही बनाती है। यानी जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कावेरी नदी ही बनाती है और जिसे शिव सुंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, दामोदर, ब्रह्मणी। एक बार पुनः देख लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ सुवर्णरेखा, वैतरणी, दामोदर, ब्रह्मणी आदि ये सब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ होती हैं। तो बच्चों ये हमारी होती है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने बताया। अब आगे देखिए, कृष्णा द्रोणी, ये भी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, कृष्णा द्रोणी। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के समीप एक स्रोत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के समीप एक स्रोत से निकलती है। यह 1400 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। यानी यह जो नदी है वह 1400 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा तथा मूसी हैं। इसकी द्रोणी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक तक फैली है। फिर अगली है हमारी महानदी द्रोणी। अब देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। महानदी ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से बहती हुई? ओडिशा से बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आगे आते हैं गोदावरी द्रोणी। अब देखिए, हम गोदावरी द्रोणी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है तथा ये जो मैंने महत्वपूर्ण कुछ द्रोणियाँ आप लोगों को पढ़ाई हैं ये आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें बहुत ढंग से पढ़ना। मैंने इनको छांट कर इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। गोदावरी द्रोणी किसे कहते हैं? तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी द्रोणी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, पश्चिम घाट के ढालों में। यानी यह नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों में स्थित है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी? कावेरी द्रोणी यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है तथा इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ वर्धा, मांजरा, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा एवं वैनगंगा हैं। इसके बड़े आकार एवं विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो गोदावरी द्रोणी है इसका विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वर्धा, मांजरा, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा एवं वैनगंगा हैं। फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये तो यहाँ पर हमारी द्रोणियाँ जो हैं, अपवाद द्रोणियाँ वे समझ समाप्त हो रही हैं। अब बच्चों आगे हम देखते हैं झीलें। झीलें क्या हैं? तो कश्मीर घाटी की जो हमारी कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो डल झील है। यानी कश्मीर घाटी की सबसे प्रसिद्ध झील डल झील है। भारत में अनेकों झीलें, यानी भारत में बहुत सी झीलें हैं, किंतु जो कश्मीर घाटी की सबसे प्रसिद्ध झील का है वो कौन सी है? डल झील है। परंतु इनका आकार एवं लक्षण एक दूसरे से भिन्न है। इन झीलों का आकार और लक्षण जो है सभी अलग अलग है। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं, यानी जो झीलें होती हैं वो अधिकांश रूप से स्थायी होती हैं, परंतु कुछ झीलों में केवल वर्षा का पानी ही होता है। यानी कुछ झीलें जो होती हैं इसमें केवल वर्षा का पानी होता है, जबकि कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी वर्षा की अधिकांश झीलें ऐसी होती हैं जिसमें केवल वर्षा का पानी आता है, लेकिन जबकि कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी हुआ है। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखुर झील बनाती है।
जैसे राजस्थान की सांभर झील, यानी जैसे राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, यानी जो एक नमकीन कह सकते हो खारे पानी की झील है। इस झील के जल का उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। तो बच्चों ये हमारी झीलें हुई। अब आगे हम चलते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, यानी नदियों का अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो इसको देखते हैं हम। नदियों का संपूर्ण मानव इतिहास में अत्यधिक महत्व रहा है, यानी नदियाँ जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था पर हो या हमारे बिजली निर्माण में हो। तो नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रहा है और आगे भी रहेगा। तो नदियों का संपूर्ण मानव इतिहास में बहुत अधिक महत्व रहा है। नदियों का जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जो नदी का जल है वह एक प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान, जिसे GAP कहा गया है, इसके साथ की गई थी। यानी भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत कब 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ हुई थी और वर्ष 1985 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य परियोजना का विस्तार किया गया। यानी उसके साथ साथ जब 1985 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य जो छोटी छोटी नदियाँ थी उनको जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। फिर आगे देखते हैं नदी प्रदूषण क्या है, नदी प्रदूषण किसे कहते हैं। तो नदी जल की कृषि घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी नदी के जल की कृषि घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक मात्रा में जल की निकासी होने लगी, यानी उसके साथ साथ नदियों से अधिक मात्रा में जल की निकासी भी होने लगी। इससे नदी का आयतन घट सकता है, यानी इससे जो नदी का आयतन है वह घट भी सकता है। दूसरी तरफ उद्योगों का प्रदूषण एवं अपरिष्कृत कचरा नदी में मिल जाता है, यानी और उसके साथ साथ दूसरी ओर नदियों का प्रदूषण एवं जो अपरिष्कृत कचरा होता है वो भी नदी में मिल जाता है, जिससे नदी का प्रदूषण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी हम और बच्चों को बताना चाहेंगे कि नदी का प्रदूषण कैसे बढ़ता है। ऐसे जानवरों को नहलाने से, जल में कपड़े धोने से, मृत जानवरों को जल में फेंकने से, तो इस प्रकार से और आप कह सकते हैं नदियों में, यानी जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी और अवशिष्ट पदार्थ होता है, चमड़े का पानी होता है, वो भी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे कारण हमारा नदी प्रदूषण होता है। नहीं, नदी का जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि नदी में जो रासायनिक उर्वरक हो जाते हैं, रासायनिक खादें होती हैं, या आप कह सकते हैं आप जो केमिकल होते हैं वो भी डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण नदी का प्रदूषण बढ़ जाता है। नदी में कपड़ा धुलने से उसके जल का प्रदूषण बढ़ जाता है। जानवरों का नहलाने या मृत जीव जंतुओं को या सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ नदी में फेंकने से भी उसका जल प्रदूषण बढ़ता है। तो इसके ऊपर आप अनेक बिंदुओं के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। इस चैप्टर जो हमारा ये चैप्टर था, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और यह पार्ट थर्ड है। तो इन तीनों को बच्चों ध्यान से पढ़ के कमेंट्स के जरिए ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे की वीडियो भी बनाना प्रारंभ करें। धन्यवाद।